क्रश और डिस्ट्रॉयर एपिसोड 81 टू 83। आलिया के दिन में एक मिठाई सी भूल गई थी। वो बहुत आराम से अमन को देखकर बोलती है, मेरा और निशा का एक सीन था जिसमें मुझे निशा की तरफ खंजर फेंकना था, लेकिन पता नहीं कैसे वह नकली की जगह एक्सचेंज होगी और निशा के हाथ पर लग गया और यहाँ पर लोगों को लगता है कि यह मैंने जानबूझकर किया है। ये सुनकर आमान की आंखें लाल हो गई थी। किसी ने उसकी आलिया पर इल्जाम लगाया था। वह इतनी हिम्मत किसी को भी नहीं देना चाहता था कि कोई आलिया पर अपनी नजरें भी उठाए। यहाँ पर तो किसी ने उसे पर उंगलियां उठाई थी और उसे पर एक्समेन की बरसात की थी। अमन आलिया को अपने पीछे करता है और फिर निशा को देखकर आराम से बोलता है, क्या तुम्हें ज्यादा लगी प्लीज उनका। निशा अपना सर नाम में हिला देती है। ये देखकर अमन बोलता है, मुझे लगता है तुम एक बार डॉक्टर से दिखा देना चाहिए अगर वह खंजर सहेली हुई तो। निशा बोलती है, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, अगर होता तो अब तक महसूस हो गया होता। जब नताशा और बाकी सब देखते हैं कि अमन निशा से उसकी तबीयत पूछ रहा है तो उन सबको लगता है कि उसने भी आलिया को गुनहगार मान लिया, क्योंकि वह पूछ रहा था खंजर में कहीं जहर तो नहीं। इसका मतलब है वह जानता था ये सब जानबूझकर किया गया है जो आलिया ने किया है। जब सेट पर एक मेंबर ये देखी है कि शायद अमन को भी आलिया पर शक है तो वह भी अमन की नज़र में आने के लिए थोड़ी जोर से बोलता है, मुझे लगता है कि हमें आलिया का वीडियो बना लेना चाहिए, बाकी पब्लिक को भी तो पता चले इतनी बड़ी एक्ट्रेस कैसी है। दूसरी एक्टर से जल्दी है। ये बात निशा, अमन और हनिया तीनों के कान में गया था। हनिया अपना सर घूमर कर बोलती है, लगता है तुम्हारी जुबान बहुत तेज चलती है, उसे काट देना पड़ेगा। और निशा भी उसे लड़की को देखकर बोलती है, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं तुम्हारे पिछले फिल्म के डायरेक्टर के साथ मेकअप रूम में मेकआउट की वीडियो अपलोड करके, तो मजा आएगा ना, ऑडियंस को कुछ तड़कता भड़कता देखने को मिलेगा। जो लड़की यह सुनती है तुम्हारा ज्यादा डर जाती है, लेकिन मैं देखती है कि अमन ने अभी कुछ नहीं कहा। करो माँ की तरफ देखकर बोलती है, वह अमन की तरफ जरूर देख रही थी लेकिन वह सभी को कह रही थी, आप सिर्फ देख सकते हैं कि यह मुझे धमका रही है, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा ऐसा कोई वीडियो ही नहीं है, मैं मान सकती, मैं बिल्कुल प्यो हूँ। ये सुनकर हानिया हंसते हुए कहती है, प्यो वो भी। ये जब नताशा देखी है क्यों कोई और भी है जो उसका साथ दे रही है, तो वह भी जल्दी से बोलता है, देखा आप सबने, इससे मुझे ही नहीं और भी मेंबर्स को यहाँ पर धमकाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर यह सब बढ़ाते हुए देखा है तो हर माँ के आलिया की तरफ देखकर बोलता है, आप एक बार मिश्रा जी से माफ़ी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ये देखकर निशा उसे इंसान को घूरते हुए बोलती है, क्या मैं तुमसे कहा मुझे माफ़ी चाहिए। निशा ने यह बात इतनी ज़्यादा कड़वाहट और फुरने से कही थी कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर की हड्डियों तक में ठंडक महसूस कर सकता था। तुम माफ़ी मांगोगे आलिया से, वह भी अपने घुटनों पर बैठकर, वरना तुम इस फील्ड में क्या इस दुनिया में भी नहीं नजर आओगे। ये देखकर निशा अमन की तरफ देखकर बोलती है, रिलैक्स सामान, अभी तो शो शुरू हुआ है, आराम से एंजॉय करने दो। ये कहकर किसी को कुछ इशारा करती है और उसका इशारा पार्टी ही उसकी मेकअप आर्टिस्ट रूम में से उसका बैग ले आती है। ईशा उस बैग में से अपना लैपटॉप निकलती है। ये देखकर उसके मेकअप आर्टिस्ट, जो उससे काफ़ी क्लोज थी, वह बोलती है, आप क्या कर रही है। ये सुनकर ईशा बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ की फोटोज निकल रही थी। जब नताशा के पास हिंदी में थोड़ा डर जाती है, उसे याद आता है इसने फुटेज पूरी तरीके से बंद कर दी थी। 1 मिनट से भी कम वक्त में ईशा ने सबके सामने फुल आपका प्रज्ञा सब ध्यान से उसे वीडियो को देखने लगे, क्योंकि उसने भी वीडियो को पहले नहीं देखा था। सब देख सके तब वहां पर से आ जा रहे थे और तभी क्रू मेंबर में से एक ने वहां पर नाइफ रख दी थी और जब इंसान वह चाकू रख रहा था तब वहां पर एक और इंसान था और वह दोनों ही अच्छे से देख रहे थे कि चाकू नकली है असली, और सांप वहां पर दिख रहा था कि वह इंसान ट्राई करके देखा था वह नकली चाकू था। ये बहुत आम सी बात थी कि फिल्म के दौरान सब चीज़ अच्छे से चेक की जाती थी कि सब सही है कि नहीं, क्योंकि सब यहाँ पर एक पॉपुलर फेस होता था। उसके बाद सीसीटीवी में सब देखते हैं कि वह इंसान वहां पर चाकू रखकर चला गया। उसके बाद ऐसे ही सब आ रहे थे, सब जा रहे थे। निशा ने फुटेज को
स्पीड कर दिया, इसकी वजह से देख सकते थे बहुत लोग वहां से आए गुजरे वहां से। तभी आलिया गुजरी और उसने वह चाकू देखा और उसको उठाकर अच्छे से देखकर फिर उसको रख दिया। जब यह चीज़ नहीं देखी उसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी, यही तो चाहिए था। वह जोर से बोलते, देखा आपने, यह आलिया की चाकू के पास गई थी, मैंने आपसे कहा था ना। जब निशा ये चीज़ सुनती है तो वह बोलती है अपनी औकात में रहो, और हानिया कहती है तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि उसे उसके नाम से बुलाओ। अमन कहता है एक बार हिम्मत करो अपने मुंह से उसका नाम लेने का, तुम्हारे जबान को काटकर जंगली जानवरों को खिला दूंगा। नताशा अंदर तक कब गई थी, इतनी ठंड में भी उसके माथे से पसीना आ रहा था। यहाँ पर खड़े हर एक लोग उन तीनों की बात सुनकर कपता हुआ महसूस कर रहे थे। वही आलिया वह बड़े मजे से ये सब देख रही थी, उसे पता था ये एक शो है और उसे एंजॉय करना है, बहुत अच्छे से पता था। निशा और हानिया के होते हुए कोई उसका बाल भी बाक नहीं कर सकता, और यहाँ पर तो अमान भी मौजूद था उसका ढाल बनकर। किया लगता है किया होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर। डायरेक्टर बहुत डरा हुआ था क्योंकि वह जानता था अमन क्या कर सकता है, और यहाँ पर आलिया और निशा दोनों ही बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, और दूसरी तरफ हानिया जो सनशाइन कंपनी की सीईओ थी। बिल्कुल क्लियर, गलत भी होती तब भी ग्वालियर को कोई सजा नहीं देता, लेकिन नताशा बहुत क्लियर थी कि वह ये सब चीज़ ऑनलाइन पोस्ट करने वाली थी। तभी निशा है सबको हाथ देखकर चुप रहने का इशारा करती हो और वीडियो को बिल्कुल स्लो मोशन में कर देती है। सब जो स्लो मोशन में देखते हैं सब ध्यान से सब देख पाते हैं कि नताशा भी वहां से गुजरी थी, लेकिन वो बहुत नॉर्मल तरीके से वहां गुजारी थी, इसलिए कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर निशा ने और भी स्लो कर दिया वीडियो को, जिसे सब आराम से देख पा रहे थे कि एवं नताशा वहां से गुजरी थी और 2 सेकंड के लिए रुकी थी। ये देखकर नताशा बोलती है इसलिए क्योंकि वीडियो स्लो है, इसलिए ऐसा लग रहा है सबको। नताशा की बात सही लगी, तभी निशा जम करती है और सब आराम से देख पा रहे थे कि जब नताशा वहां से गुजरी थी तो उसने कितनी ही आराम से वहां पर उसे चाकू को चेंज कर दिया था, क्योंकि उसने ये सब बहुत जल्दी किया था। इसलिए सबको लग रहा था वह वहां से बस गुजारी थी कि नताशा ये चीज़ दिखती है तो अंदर तक आप गई थी। आलिया नताशा को एक मुस्कान के साथ देख रही थी, उसे मुस्कान में मजाक था जो नताशा का मजाक उड़ा रही थी। नताशा अंदर तक कब गई थी। अमन नताशा को घर कर देख रहा था। नताशा बोलती है ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखकर डायरेक्टर सर गुस्से में बोलते तुमने कॉन्टैक्ट को तोड़ा है, यहाँ से ऐसे तो जाने नहीं दिया जाएगा तुम्हें। ये कहकर वह कुछ लोगों को कॉल करते हैं, लेकिन वो उससे पहले कुछ भी करते हैं। तभी सब कोई जोरदार थप्पड़ की आवाज़ सुनाई देती है जो निशा ने नताशा के गालों पर मारा था। वह इतनी तेज आवाज़ थी कि पूरे फिल्म सिटी में गूंज गई थी। सब देख सकते थे नताशा के मुंह के कोनों से खून निकल रहा था। को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और अब तो और ज्यादा डर गई थी निशा कैसे थप्पड़ मारने पर। निशा डायरेक्टर को देखकर बोलती है मुझे अंदाजा नहीं था आपकी मूवी में ऐसे एक्ट्रेस आते हैं। फिर वाले को देखकर बोलती है मुझे लगता है मैं नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट चूज करने से पहले सोचना चाहिए। ये सुनकर आलिया रहती है बिल्कुल। ये सुनकर डायरेक्टर बहुत डर जाते हैं। वह जानते थे कि निशा, आलिया और अमन तीनों ही इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स थे। वह जल्दी से बोलते ऐसा बिल्कुल नहीं है, नताशा को उसकी गलती की पूरी सजा मिलेगी। यह सुनकर निशा बोलती है जैसे कि आप उसकी इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने वाले हैं। निशा के बोलने का साफ मतलब वहां पर सब समझ चुके थे। गणेश चाहती है कि इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया जाए और नताशा को सोशल मीडिया पर जलील किया जाए। ये सुनकर डायरेक्टर बोलते हैं बिल्कुल मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट करूंगा और सबको सारी सच्चाई बताऊंगा कि किस तरह वह दूसरे एक्ट्रेस को हम पर चाहती है और अपने इल्जाम दूसरे एक्ट्रेस पर डालती है। ये सुनकर निशा आलिया को देखकर बोलते हैं हम सोच सकते हैं उनके साथ दोबारा काम करने के बारे में। डॉक्टर को थोड़ी राहत महसूस होती है, वह अच्छे से समझ पा रहा था निशा कितनी डोमिनेटिंग थी। आराम सामने आता है और बिना कुछ नहीं निशा का हाथ पकड़ लेता है। निशा बहुत गुस्से में उसको देखते हैं, अपना हाथ एक झटके में छुड़ा लेती है। अरहान बोलता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। ये सुनकर निशा अपना चेहरा वहां से घूम लेती और बोलते अपने काम से कम रखो, ज्यादा मुझसे मत उलझो।
निशा टाइम देखी है, वैसे ही आज काफी टाइम इन सब में निकल गया था, उसे शाम में घर भी जल्दी जाना होता था। वह डायरेक्टर को देखकर बोलती है ये सब जल्दी खत्म करें और शूटिंग स्टार्ट करें, जल्दी से अपना सरहा नहीं लाते हैं। और नताशा को बहुत सारे बॉडीगार्ड्स वहां से पकड़कर निकाल देते हैं। बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, ये नॉर्मल था कि एक शूटिंग के एरिया पर बहुत सारे रिपोर्टर्स होते ही थे। सारे रिपोर्टर नताशा को कैप्चर करने लगते हैं। शूटिंग स्टार्ट होती है और शाम होते होते निशा के सारे सीन खत्म हो जाते हैं। वह जल्दी से अपने बैकपैक करती है और आलिया उससे मिलती है। उससे पहले ही निशा वहां से जल्दी निकल जाती है, उसे पता तो उसे घर जल्दी पहुंचना है। निशा जब घर पहुंचती है तो घर पर अभी तक भी श्रेयांश नहीं आया था। इसी तरह कई दिन भी जाते हैं और श्रेयांश नहीं आता। निशा अपने शूटिंग से इसमें से लेट से आने लगी थी, उसे पता था कुछ वक्त से घर आ नहीं रहा है और वह चेंज को कॉल करती तो श्रेयांश उसका कॉल नहीं उठाता। वह अमन ये किसी को भी बात बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे चार्ज के असिस्टेंट से पता चल चुका था कि सारांश किसी बिजनेस डील की वजह से आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है और इस वजह से वह किसी को कुछ नहीं कहती है। श्रेयांश के असिस्टेंट ने उसे श्याम का एक और मैसेज दिया था कि श्रेयांश ने कहा है कि वो बार बार श्रेयांश को कॉल या मैसेज ना करें। कोई हानिया जो अपने कमरे में बैठी हुई थी तभी वहां पर हारून आता है। सुबह के 4 बजे रहे थे जब हारून हानिया को बैठे देखा है तो बोलता है तुम अभी तक सोई नहीं। ये सुनकर हनी गुस्से में बोलते हारून ये कब तक चलेगा, तुम इतनी रात तक रहते कहाँ हो? हमारी शादी को कुछ दिन हो गए, तुम मेरे साथ टाइम क्यों नहीं सेंड करते हो? मैं शादी तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रही थी, तुमने अपनी मर्जी से की थी और की है तो इससे निभा। ये सुनकर हारून थोड़ी गुस्से में बोलता है हो गया ना, मुझे ये शादी वादी के झमेलियों में मत मिल जाओ, मुझे अपनी लाइफ इंडिपेंडेंस पसंद है। हनिया अपनी आंखें बंद करती है और खुद को शांत करके हवन की तरफ देखकर बोलती है कल एक पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। ये सुनकर हारून बोलता है लेकिन क्यों? ये सुनकर हानिया बोलता क्योंकि दुनिया के नज़रों में तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना है। मुझ पर लोग सवाल उठाते हैं कि शादी के बाद एक बार भी हम साथ नहीं दिखे, अगर तुम थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। यह सुनकर हारून बोलता है तो तुम लोगों के बाद में आती क्यों हो? ये सुनकर हानिया बोलती है मैं नहीं चाहती अली और निशा मेरे लिए परेशान हो, इसलिए उनके लिए आना और प्लीज़ ढंग से बिहेव करना। ये सुनकर ढंग से बीएफ करने से तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनकर हानिया बोलते इससे मतलब है मेरा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो, तो प्लीज़ ऐसा ही बिहेव करना कि हम दूर में बहुत प्यार है। हारून अपनी शर्ट को उतारते हुए पूछता है कितने बजे जाना है? ये सुनकर हानिया बोलती है शाम को। फिर वो हॉर्न को देखकर बोल दिए तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर हवन बोलता है मेरा कमरा है, मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। ये सुनकर हानिया बोलता मैं भी यहीं पर बैठी हूँ। ये सुनकर हारून बोलता हूँ तुम चली जाओ, मैंने तुम्हें रोक कर तो नहीं रखा है। किया लगता है किया होगा जानने के लिए देखते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर। एपिसोड 83 लव बाइट। ये सुनकर हानिया बोलती है बहुत बेशर्म हो तुम। हारून बोलता है हाँ बिल्कुल हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर हानिया से जाने वाली थी लेकिन हारून जिसे भी शर्ट उतार दी थी नानी की नज़र किसी चीज़ पर चली गई। वह दोबारा से पीछे मुड़ के हारून को देखने लगती है तो बोलता है क्या हो गया? मेरी बॉडी को तुम्हें देखने का वाकई मन कर रहा है, आखिर तुम मेरी ऑफिशियली वाइफ हो, तुम कहो तो मैं शर्ट उतार के सामने बैठ जाता हूँ तो मुझे रिलैक्स कर देख सकती हो। ओके, मैं इतनी अच्छी बॉडी बनाई है। लेकिन हानिया जो हारून की बात सुन ही नहीं पा रही थी, वह हारून के और करीब जा रही थी और थोड़े करीब जाते हुए वह अपने हाथ को आगे बढ़ती है। ये देखकर हारून बोलता है यार हानिया, मुझे तो लगा था तुमसे मुझे देखना चाहती हो, क्या तुम मुझे टच भी करना चाहती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है हमारी भोली भाली हनी इतनी बोल्ड हो गई है। हानिया हारून के कंधों के नीचे इशारा करते हुए बोलती है हारून की ये लव बाइट है। हानिया की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। जब हानिया ये चीज़ बोलती है तो हारून को कुछ एहसास होता है। वह जल्दी से नीचे देखा है तो हाँ, वहाँ पर एक लव बाइट थी। हारून जो कब से मजाक के मूड में था अब उसका सारा मजाक का मूड जा चुका तो बहुत सीरियस हो गया था। हाँ, यह उसको बहुत सीरियसनेस के साथ देख रही थी। हानिया खुद को नॉर्मल करती है और फिर हारून को देखकर अपने लड़खड़ाते
हुए आवाज में बोलती है हारून ये लव बाइट रिसेंटली का है। तुम मुझे चीट कर रहे हो, हम मैरिड है, तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। हारून अपना सरनाम मिलकर हानिया को समझने की कोशिश कर रहा था, कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन हानिया को सुनने को तैयारी नहीं थी। नानी अब बार बार अपना सर कभी हाँ में कभी ना में हिलाते और बोलते तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो, मैं जानती हूँ हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो, दुनिया के नज़रों में तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे तो नहीं थे। बाल बढ़ाने को कुछ बोलने की कोशिश करते लेकिन हनी उसको बोलते ही नहीं दे रही थी। हमको कुछ समझ नहीं आता। वह हनी को कमर से करके खुद के करीब करता है और एक झटके में उसके लिप्स पर अपनी लिप्स रख देता है। हाँ या की आंखें बिल्कुल जैसे बाहर आने को रेडी थी। हम उसको पहले लाइट किस कर रहा था लेकिन फिर उसे वह धीरे धीरे वाइडली किस करने लगा। हनी है उसको धक्का देने की कोशिश करी थी लेकिन हारून उसको छोड़ नहीं रहा था, लेकिन हारून फिर नहीं छोड़ता। लेकिन जो हानिया को सांस लेने में तकलीफ होती है तो हारून अपना एक कदम पीछे लेता है। ये देखकर हानिया पहले जल्दी जल्दी अपनी सी लेने लगती है और हफ्ते में बोलती है तुम पागल हो गए, तुम घटिया इंसान, बेशर्म इंसान। ये सुनकर हारून अपने बालों पर हाथ रखते हुए नजरें अपने इधर उधर करते हुए बोलता है तो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी, मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर हानिया बोलती है मैं क्या सुनो, क्या तुम मुझे वह जो बाकी पति बहुत सारे बहाने बनाते हैं तुमने मुझे वैसे ही बहाने दोगे। ये सुनकर हारून बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों चीट करूँगा। का कोर्स मुझे अगर करना हो तो मैं खुलकर करूँगा, हमारे रिश्ता भी वैसा है ही नहीं कि मुझे तुमसे छुपाना पड़े। हमारी कोई लव मैरिज थोड़ी हुई है कि मैं तुम्हें चीट करूँगा। हमारी शादी मुश्किलों में हुई है, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो कौन सी बातें मैं पहले ही क्यों छुपाता। मेरी शादी तुमसे फैमिली प्रेशर में भी नहीं हुई है। ये सुनकर हानिया को रिलीज होता है, वह शांत होकर हारून को देखने लगती है कि आगे रहेगा। हारून बोलता है मैं एक बिजनेस पार्टी में गया था, वहां पर तुम जानती हो क्लाइंट्स कैसे होते हैं, वहां पर बहुत सही लड़कियां थी। अचानक से एक लड़की मेरी गोद में आकर गिर गई, मेरे को समझ पाता उससे पहले कि उसने ये सब कर दिया। ये सुनकर हानिया सब घूरते हुए बोलती क्या तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है, ऐसी कोई कैसे किसी को लव बाइट देखे जा सकता है। ये सुनकर हारून बोलता है ऐसे ही होता है पार्टी में, क्या तुम नहीं गई हो, तुमने तो जाती रहती हो ऐसे बिजनेस पार्टी में। ये सुनकर हानिया थोड़ा शांत हो जाती है, उसे अंदाजा था बिजनेस पार्टी में क्या होता है, ऐसी बहुत सारी लड़कियों को बुलाया जाता है और दूसरे क्लाइंट अपने सामने वाले क्लाइंट को अपने दिल को एक्सेप्ट करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हो। लड़कियां ऐसे ही बिना मर्जी के लड़कों के पास आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। हानिया हारून को देखकर बोलती है तुम सच बोल रहे हो। हारून बोलता है बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मुझे झूठ बोलकर तुमसे क्या मिलेगा। हीलो नागिन कुछ भी नहीं बोलता है और वॉशरूम में चला जाता है चेंज करने के लिए। वॉशरूम में जाकर गहरी सांस लेता है मिरर के सामने खुद को देखकर और फिर अपनी पूरी शर्ट उतारता है। उसकी पीठ पर भी बहुत सारे नाखूनों के निशान थे। फिर वो खुद को मिरर में देखकर बोलते हैं ये बीवी कितनी शक्तियां होती है, सही बोलते हैं लोग, बीवी मतलब मुसीबत। मैंने तो सोचा था ये हानिया भोली भाली सी थी कि निशा और आलिया ने न उसका दिमाग खराब कर दिया है। अगले दिन सब तैयार होकर पार्टी में पहुंच चुके थे लेकिन अभी भी में लीड्स टू आई नहीं थे। तभी वहां पर हारून हानिया का हाथ पकड़ के आता है। वो बहुत बड़ा बैंक्वेट था, वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग थे जो बोलो पॉलिटिशियन हारून को देखते हैं, वो भी सनशाइन कंपनी की सीईओ के साथ। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं, आखिर क्यों ना हो, वह दोनों हस्बैंड वाइफ थे और वह दोनों ही बहुत नाम ही थे अपने फील्ड में। वह सब जानते थे हनी एक बहुत बड़ी शेफ भी है, इसलिए वहाँ के डायरेक्टर ने सारे खानों का इंतजाम बहुत अच्छे से किया था। वह चाहते थे कि शेफ हानिया को सब कुछ अच्छा लगे और यहाँ पर उन्हें सबको कह दिया था छोटे मोटे एक्ट्रेस को कि अच्छे से रेडी हो सकता है कि सनशाइन कंपनी की सीईओ उन्हें अपने कंपनी में आने का मौका दे। आखिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी कंपनी बहुत बड़ी थी और बाकी लड़की यह सब हारून के इंतजार में थी, क्योंकि वह जानते थे हारून से दोस्ती का मतलब बहुत फायदा। वह एक पॉलिटिशियन था।
सब उन दोनों से मिलने लगते हैं, तभी वहां पर अमन आता है। अमन अकेली आया था का कोर्स नहीं आ सकता था आलिया के साथ। आलिया उसको कभी भी अपने साथ नहीं आने देती। अमन को देखकर लड़कियां तो जैसे पागल हो गई थी। वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी आए हुए थे और बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स, कुछ कंपनी के बड़े बड़े सीईओ थे इंडस्ट्री के। एक लड़की दूसरे लड़के के कान में बोलती है, मैंने सुना है कि यहाँ मिस्टर अमन बहुत सारे अस्पताल के ओनर है। ये सुनकर वह दूसरा लड़का बोलता है, सुना क्या है? वो यहाँ के ऑलमोस्ट अस्पताल की ओनर है इस शहर में, या अब तुम बोल दो इस देश में जितने हॉस्पिटल है सब उनके अंदर ही आते हैं। ये सुनकर फिर एक और लड़का बोलता है, मैंने सुना है कि शायद ये भी डॉक्टर है। ये सुनकर दूसरा लड़का बोलता है, सुना तो मैं भी, लिखने इसका कोई ब्लू नहीं है। लोग कहते हैं कि किसी ने उन्हें कभी ऑपरेशन करती है, किसी पेशेंट को चेक करते हुए नहीं देखा है। शायद नहीं हो, सिर्फ उन्हें अस्पताल इतना सारा बिल्ड कर दिया। दूसरा लड़का बोलता है, बस ऐसे ही मजे मजे में उसने हॉस्पिटल बिल्ड कर दिया और अभी कितना अमीर है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। वह लोग जितने मेहनत से पढ़ते हैं डॉक्टर की पढ़ाई, आखिर में उसे मिस्टर अमन के अंदर ही काम करना पड़ता है। किया लगता है किया होगा जानने के लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर।